उसामा ने अपने कमरे में आकर जॉगर्स उतार कर फेंके और बिस्तर पर गिर गया। 2 हफ्ते बाद मिड टर्म एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे। वो स्टडीज़ पर फोकस करना चाह रहा था कि ये हादसा हो गया। वो सर पकड़ता हुआ उठ बैठा। उस बदतमीज़ लड़की की शक्ल बार बार उसकी आंखों में लहरा रही थी। उसने अपने कॉलेज बैग से बियर का कैन निकाला और गटागट चढ़ा गया। आज नशा भी नहीं हो रहा था, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा था। उसे जागते हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए थे। थक हार कर वो उठकर मम्मी के कमरे की जानब बढ़ा ताकि उनके मेडिकल बॉक्स से ट्रंकोलाइज़र ले सके। मम्मी की ड्रेसिंग टेबल से उसने नींद की गोलियां निकाली और 4 गोलियां बिना सोचे समझे हलक से उतार कर वापस अपने कमरे की जानब चला। उसका दिमाग माऊफ हो रहा था, कदम डगमगा रहे थे। वो दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो चौंक गया। फातिमा ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर कंफ्यूज थी। सारे कमरे एक ही जैसे लग रहे थे। वो अंदाज़न लगाते हुई एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अभी वो कमरे की वसत में ही पहुंची थी कि उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, मुर्दाना शर्ट और जॉगर्स पर पड़ी। ओह नो, ये तो गलत कमरा है। वो पलटी। दरवाजे में उसामा खड़ा उसे आंखें मल मल कर देख रहा था। वो उसके दरवाजे से हटने का इंतज़ार कर रही थी। वो सुर्ख आंखों से उसे घूरता हुआ कदम उठाता उसके नज़दीक आ रहा था। हालात बदतरीन होते जा रहे थे। दुश्मन मुसलसल गोलाबारी और शेलिंग कर रहा था। रातों को ब्लैक आउट किया जा रहा था ताकि अगर दुश्मन के जहाज़ घुस आएं तो उन्हें रहायशी इलाकों का पता ना चल पाए। मकानात तबाह हो चुके थे, बच्चे ज़ख्मी हुए थे। पाक फ़ौज के जवान मुकाबले पर डटे हुए थे तो पाक फ़िज़ाइया दुश्मन के हर फ़िज़ाई कार्रवाई को नाकाम बना रही थी। बम्बर में एक ही हस्पताल था जो ज़ख्मी अवाम को डील कर रहा था और नदी किनारे पहाड़ी सिलसिले की आड़ में कायम आर्मी मेडिकल कॉलेज वालों का कैंप अपने फ़ौजी जवानों की मरहम पट्टी, इलाज, खून की फ्राहमी, सारे काम खंदा पेशानी से सरअंजाम दे रहा था। सना फ्री हो? मलिहा ने अंदर आकर पूछा। बस 10 मिनट में ब्रेक ले रही हूँ। क्या हुआ? सना इंजेक्शन की ट्रे सेट करते हुए बोली। सना, मेरा दिल घबरा रहा है। आज इतना खून देखा है अपने फ़ौजी भाइयों का कि मेरा बस नहीं चल रहा कि कोई मुझे गन देकर बॉर्डर पर छोड़ आए। मलिहा अफसुर्दगी से बोली। मलिहा, घबराने से क्या होगा? हम अपना काम कर रहे हैं ना। सना ने समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मैं नदी तक जा रही हूँ, तुम काम ख़त्म करके उधर ही आ जाना। वो उसकी बात काटते हुए शाल कंधों पर लपेटते हुए बाहर निकल गई। वो लंदन से बारेट लॉ की डिग्री लेकर पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर चंद रोज़ पहले ही वापस आया था। एक बार रसूख घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उसके अंदाज में सादगी थी और जब से हालात ख़राब हुए थे वो भी मुसलसल काम कर रहा था। फ़ौजी बैरकों तक अद्वियात और दीगर अशिया पहुंचा रहा था। अभी भी वो आर्मी मेडिकल कैंप इंचार्ज से मिलकर निकला था। उसे एक लड़की नदी के किनारे पत्थरों पर बैठी नजर आई। वो गाड़ी रोककर नीचे उतरा। ब्लैक जीन्स और सफ़ेद कमीज़, सर पर स्कार्फ और कंधों पर शाल डाले वो सुर्खो सफ़ेद सी लड़की किसी गहरी सोच में गुम थी। एक्सक्यूज़ मी मिस। जी, आप कौन? मलिहा अपने सामने खड़े अजनबी को देखकर घबरा गई। आप इस वक्त इधर क्या कर रही हैं? उसने सवाल किया। मलिहा ने सामने खड़े आदमी को घूरा। उम्र तकरीबन 28 साल, लंबा कद, हल्की सी दाढ़ी। बिलाशुबा वो एक पुरकशिश मर्द था। मैं जो भी करूं, आपको इससे क्या? जाइए अपना रास्ता नापिए। वो अपने अज़ली अखड़ अंदाज में बोली। मोहतरमा, ये वार जोन है, आपके अब्बा का घर नहीं, इसलिए अगर अल्लाह ने अकल दी है तो उसका इस्तेमाल करें। उठिए यहाँ से, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। वो उस सरफिरी से बोला। मैं खुद चली जाऊँगी, आप जहमत ना फरमाएं। वो तब कर खड़ी हो गई।
उसने दिलचस्पी से उसका तपा हुआ चेहरा देखा। मुझे हमज़ा अली कहते हैं। आपकी तारीफ़? वो पूछ रहा था। इस्टेब्लिशमेंट और इंजीनियर्स का अहम अजलास हो चुका था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने साफ वाज़िया अल्फाज में अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया था। अब आप सब हर तरह के अमर के वाक़या होने के लिए तैयार रहें। अब हमारी बारी है। अब इंडिया को हमारी तरफ से जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान खिते में जंग नहीं चाहता। हम आखिरी हद तक अमन की कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला किया गया तो हम जवाब का सोचेंगे नहीं बल्कि जवाब देंगे। एयर्स पर ब्रीफिंग जारी थी। उसामा अपने साथियों के साथ इस मीटिंग का हिस्सा था। उन्हें स्ट्राइक बैक का ऑर्डर मिल गया था। लिसन केयरफुल। आप मकबूजा कश्मीर में दुश्मन के 6 टारगेट इंगेज करेंगे। बम्बर गली, KG2 और नारियान के इलाकों में टारगेट को लॉक करेंगे और उससे थोड़े फासले पर स्ट्राइक करेंगे। ख्याल रहे कोई इंसानी नुकसान या कोलेटरल डैमेज नहीं हो। हमारा मकसद अपनी हदूद में रहते हुए उनके अपने अहम टारगेट लॉक करके स्ट्राइक करना है। उन्हें ये बता देना है कि हम अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? सबके चेहरे पुरजोश थे। उसामा और उसके साथी पायलट इस अपने मिशन के लिए तैयार थे और एयरबेस से सिग्नल मिलते ही मिशन पर रवाना हो गए। फातिमा उसे अपने करीब आता देखकर सहम गई थी। वो फातिमा के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। तुम इस कदर मेरे हवासों पर सवार हो कि अब तख़य्युल में भी नज़र आ रही हो। उसामा ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन को दबोच लिया। काश तुम असल में मेरे सामने होती तो तुम्हें बताता। उसामा, नकवी से उलझना तुम्हें कितना महंगा पड़ने वाला है। वो फातिमा की गर्दन पर दबाव बढ़ाए चले जा रहा था। फातिमा दम साधे खड़ी थी। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि उसामा अपने होशो हवास में नहीं है, लेकिन उसका दम घुटने लगा था। उसामा की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। तंग आकर फातिमा ने उसे ज़ोर से धक्का दिया। उसामा ने चौंक कर उसे देखा। इससे पहले वो भाग जाती, उसामा ने तेज़ी से उसे काबू किया। उसका दुपट्टा उस अफरा तफरी में गिर गया था। लंबे बाल बिखर गए थे। उसामा ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और ज़ोर से ज़मीन पर धक्का देकर गिरा दिया। तुम क्या समझी थी मुझे धक्का देकर जलील करके बच जाओगी? उसने फातिमा को जबड़ों से पकड़ा हुआ था। मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा कि उसामा किस बला का नाम है। वो 2 जानों बैठकर उस पर झुका। उसके मुंह से उठते शराब के बुक्के फातिमा के चेहरे से टकराए। वो बिन पानी की मछली की तरह उसकी गिरफ्त में तड़प रही थी, मचल रही थी कि उसामा के हवास जवाब दे गए। वो बेहोश होकर उसके ऊपर गिर गया। फातिमा ने बड़ी मुश्किल से उसामा का भारी वजूद अपने ऊपर से हटाया और तेज़ी से अपना दुपट्टा उठाते हुए कमरे से निकलकर भाग गई। अब वो जल्दी जल्दी ऊपरी मंजिल पर कमरे चेक कर रही थी। अपना कमरा मिलते ही उसने खुद को अंदर मकफल कर लिया और दरवाजे पर ही टेक लगाकर बैठ गई। उसकी गर्दन पर से हल्का हल्का खून रस रहा था। जलन सी हो रही थी। उसे अपने वजूद पर उसामा का लम्स महसूस हो रहा था। खुद से कराहियत सी महसूस हो रही थी। काफ़ी देर तक शिद्दत व गरिया के बाद वो हिम्मत मुजतमा करके उठी और बेड की तरफ रखे फ़ोन की जानब बढ़ी। इरादा अपने बाबा के एमरजेंसी नंबर पर कॉल करने का था। अभी उसने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि वो नकाहत से बेहोश होकर बेड पर गिर गई थी। नुशाबा दोपहर के वक्त वापस आईं तो मुलाजमीन ने उनके इस्तफसार पर बताया कि फातिमा बीबी तो कमरे से निकली ही नहीं, ना ही कुछ खाया पिया है। नुशाबा सर हिलाती हुई ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ी। पहले उसामा को चेक किया, वो कलीन पर सो रहा था। एक तो ये लड़का भी। उन्होंने उसे सीधा किया तो उसामा में से उन्हें शराब के बुबके से उठते महसूस हुए। उन्होंने उसके मुंह को सूंघा और शौक से पीछे हट गईं।
वो आंखों में नमी लिए तासुफ से उसे देख रही थीं जब उनकी नज़र उसामा के गिरेबान में उलझी बारीक सोने की चेन पर पड़ी। ये चेन तो फातिमा की है। वो उलझी। तभी उनकी नज़र उसामा की बंद मुट्ठी पर पड़ी। उसामा की मुट्ठी में फातिमा की कमीज़ का टुकड़ा फंसा हुआ था। लरजते हाथों से उन्होंने वो कपड़ा अपने हाथ में लिया। वो इस कपड़े को पहचान चुकी थी। ये तो फातिमा। ओ मेरे खुदा, उसामा, ये क्या कर दिया तुमने? वो तेज़ी से उठकर फातिमा के कमरे की जानिब बढ़ी। फातिमा, दरवाज़ा खोलो। कोई जवाब ना पाकर वो तेज़ी से स्टोरेज रूम की तरफ गई। कमरे की चाबी लेकर वापस आई। उनका दिल किसी अनहोनी को सोचकर तेज़ तेज़ धड़क रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने ही बेड पर फातिमा होशो हवास से बेगाना बेहोश पड़ी थी। वो उनके करीब आईं। फातिमा, उसे हाथ लगाया तो वो बुखार में फनक रही थी। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशानात वाज़िया थे। गर्दन से खून रस रहा था। कमीज़ का गिरेबान हल्का सा फटा हुआ था। फातिमा बेटी, हिम्मत करो, उठो बच्चे। वो उसके हाथ पैर सहला रही थी। सामने ही फातिमा का सूटकेस रखा हुआ था जिसे शायद अभी तक अनपैक नहीं किया गया था। उन्होंने उसमें से फातिमा के लिए एक लिबास निकाला और बड़ी हिम्मत से लरजते हाथों से उसका लिबास तब्दील करवा कर सबसे पहले डॉक्टर को फ़ोन किया। फिर मोहसन नकवी साहब को फ़ोन मिलाकर फौरी तौर पर घर आने की हिदायत की। वक्त के साथ कशीदगी बढ़ती चली जा रही थी। सियालकोट भी सेफ नहीं रहा था। वो सब पूरा दिन लोकल अस्पताल और कैंप में गुजार रहे थे। सना, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मलिहा ने पेशेंट की बैंडेज करते हुए साथ खड़ी सना को हाँ मलिहा, बोलो, क्या काम है? वो मसरूफ़ लहजे में बोली। तुम पैदाइशी इतनी सड़ियल हो या ये आर्मी मेडिकल कॉलेज का कसूर है? मलिहा उसकी बेतुजीही पर ठीक ठाक तपी। मलिहा, अब हम बिज़ी हैं, शाम में बात करते हैं। वो आराम से अपने पेशेंट को स्टिचेस लगाते हुए बोली। शाम होने में थोड़ी देर थी। वो दोनों फारग हो चुकी थीं। इरादा किसी नज़दीक शॉप तक जाने का था। सर से इजाज़त लेकर वो दोनों बाहर निकल आईं। नदी के पास ही थोड़े से फासले पर मुजाहिद फोर्स सेंटर था। वो बातें करती हुई पास से गुजरी तो सामने ही एक बड़ा सा पार्क था। वो दोनों उस पार्क को दिलचस्पी से देखती हुई अंदर दाखिल हो गईं। ये पार्क अपनी ही नौइयत का था। चारों जानब टायर ही टायर थे। इसे बड़ी महारत से टायर्स से डिज़ाइन किया गया था। वो दोनों इधर ही बैठी बातें करने लगीं। आप इस वक्त इधर क्या कर रही हैं? एक मर्दाना आवाज़ गूंजी। दोनों ने चौंक कर सर उठाया तो मलिहा देखते ही पहचान गई। ये वही अजनबी था जो उस दिन नदी पर मिला था। मोहतरम, मुझे आपकी हालत दुरुस्त नहीं लगती। हालात ठीक नहीं हैं। आज ब्लैकआउट का ऑर्डर है और आप इधर पार्क में तफरीह कर रहे हैं। हमज़ा संजीदगी से बोला। मलिहा, तुम इन्हीं जानती हो? सना की बेतकल्फ़ी देखकर मलिहा के कान में बोली। ये वही अजनबी है जो उस दिन नदी में मुझे भाषण दे रहा था। शायद खुद को खुदाई फौजदार समझता है ये साहब। मलिहा ने सना के टहूके को नज़रअंदाज करते हुए ऊंची जवाब दिया। आप शायद डॉक्टर हैं। मैं आपको कैंप में देखा था। वो सना से मुखातिब हुआ। जी, हम इधर कैंप से ही हैं, सना धीरे लहजे में बोली। चलें सिस्टर, मैं आपको और आपकी दोस्त को कैंप तक छोड़ दूं। अंधेरा फैल रहा है, अकेले जाना ठीक नहीं है। सना सर हिलाते हुए खड़ी हो गई। मलिहा भी मुंह बनाते हुए साथ चलने लगी। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया, उसने पूछा। जी, मैं डॉक्टर सना और ये डॉक्टर मलिहा हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा नाम हमज़ा अली है, मैं बैरिस्टर हूँ। ओह, तो आप वकील हैं, इसीलिए आपकी ज़ुबान इतनी कतर कतर चलती है। अब के मलिहा ने उसे शर्मिंदा करना चाहा। जनाब, अभी आपने देखा ही क्या है, बस इसी तरह मिलती रहिए, मेरे सारी खूबियाँ आपको अजबर हो जाएंगी। वो पार्क के बाहर खड़ी जीप का दरवाज़ा इन दोनों के लिए खोलते हुए मलिहा की तरफ झुकते हुए सरगोशी में बोला। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गईं। मलिहा फ़ोन पर बिज़ी थी। हमज़ा इसे मिरर से देख रहा था। मलिहा, क्या कर रही हो? सना ने उसे कोहनी मारी। मैं फ़ेसबुक चेक कर रही हूँ।
देखो कितने लोगों ने लिखा है, आज के ब्लैकआउट की सारी डिटेल है। ये देखो पिक्स भी हैं फौजियों की। वो पुरजोश लहजे में बोली। दखल अंदाजी की माजरत चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की पोस्ट आप मत करें, ना ही पिक्स डालें। अपने दोस्तों को भी मना करें। इस तरह अनजाने में दुश्मन की मदद कर रही हैं। इन्हें बता रही हैं कि ब्लैकआउट कब और किधर है, हमारे जवान किधर से गुजर रहे हैं। हमजा मिरर से उन्हें बगौर देखते हुए बोला। हमजा अली की जीप पथरीली सड़क से गुजर रही थी। शाम की स्याही अपने पर फैला रही थी। जगह जगह लाइट्स ऑफ होनी शुरू हो गई थीं। सूरज गरूब हो चुका था। आजकल हालात की वजह से फौज इलाके में सरे शाम ही सब बत्तियां बंद करके मुकम्मल ब्लैकआउट करवा रही थी। चलिए ख़वातीन, आपका कैंप आ गया। हमजा अली ने जीप रोकी। आपका बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें वाकई ही अंधेरे में भटकने से बचा लिया। सना ने उतरते हुए शुक्रिया अदा किया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन आप लोग मुहतात रहें, कोशिश करें शाम को बाहर नहीं निकलें। वो संजीदगी से बोला। हमें टोक रहे हैं और ख़ुद शाम में बाहर क्यों थे? बड़े आए हमें रोकने वाले, मलीहा बड़बड़ाई। मोहतरमा, आपने मुझसे कुछ कहा? हमजा अली की समात से मलीहा की बड़बड़ाहट महरूम नहीं रही थी। नहीं भला, अजनबियों से क्यों कुछ कहूँगी? वो साफ इनकार कर गई। मैं मुजाहिद सेंटर अपने कॉलेज के ज़माने के दोस्त से मिलने गया था। वो आजकल इधर पोस्टेड है। वो ना चाहते हुए भी अपनी सफाई इस पटाखा हसीना को देने लगा। अचानक से तेज़ फायरिंग की आवाज़ गूंज उठी। ज़ोरदार धमाके होने लगे। गर्ल्स, आप लोग जल्दी से अंदर जाएं। गोलाबारी शुरू हो गई है। किसी भी लम्हा शेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमजा अली ने दोनों को जाने का इशारा किया। आप भी साथ चलें। इस वक्त आपका बाहर रहना भी मुनासिब नहीं है, मलीहा ने संजीदगी से कहा। हमजा अली ने एक नज़र मलीहा के सभी चेहरे को देखा। इसी वक्त बहुत करीब से धमाके की आवाज़ गूंजी। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था। हमजा अली ने तेज़ी से मलीहा और सना का हाथ पकड़ा और कैंप की तरफ भागने लगा। डॉक्टर और कमिश्नर मोहसन नकवी एक साथ घर में दाखिल हुए। डॉक्टर साहब, आप अंदर आइए। नौशाबा डॉक्टर साहब और मोहसन दोनों को साथ लेकर ऊपर फातिमा के कमरे की जानब बढ़ी। ये फातिमा को क्या हुआ? मोहसन साहब बिस्तर पर फातिमा को बेहोश पड़ा देखकर चौंक उठे। डॉक्टर साहब, आप इसे चेक करें, ये काफ़ी देर से बेहोश है। वो मोहसन नकवी साहब से नज़रें चुराते हुए बोली। बच्ची का बुखार बहुत तेज़ है, लग रहा है सर पर चढ़ गया है। साथ ही साथ इन्हें कोई ज़हनी दचका भी पहुंचा है। नर्वस अटेंस है। मैं इन्हें इंजेक्शन दे रहा हूँ और अभी क्लिनिक से नर्स को भेजता हूँ। इन्हें ड्रिप लगानी पड़ेगी। अगर ये कल शाम तक होश में नहीं आई तो फिर नर्वस ब्रेकडाउन का ख़तरा है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद फातिमा को इंजेक्शन लगाते हुए मोहसन साहब को तफसील बता रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद नौशाबा मोहसन साहब को लेकर अपने कमरे में आ गईं। नौशाबा, ये सब क्या है? सुबह तक फातिमा बिल्कुल ठीक थी, या अचानक इसे क्या हो गया? नौशाबा उन माओं में से नहीं थी जो अपने बच्चों के ऐब छुपाते हैं। उनका अपना इस वक्त गमो गुस्से से बुरा हाल था। उन्होंने मोहसन साहब को सारी तफसीलात बताईं कि किस तरह वो घर आईं और किस हाल में उन्होंने उसामा को देखा और किस तरह से वो दरवाज़ा खोलकर फातिमा के पास पहुंची, उसका फटा हुआ लिबास तब्दील करवाया। उसामा ने ऐसा किया? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? वो तो बहुत सीधा है, माना गुस्से का तेज़ है, लड़ाई झगड़े का शौकीन है, लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड या लड़कियों का चक्कर नहीं है। वो चकरा गए। मोहसन साहब, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आप कुछ करें, एहसन को पता चलेगा तो वो ज़मीन आसमान एक कर देगा। वो हमारे भरोसे फातिमा को यहाँ छोड़ कर गया था। नौशाबा बढ़ाई हुई आवाज़ में बोली। इस मामले का बस एक ही हल है। 2 माह के अंदर अंदर एहसन वापस आ जाएगा तो इन दोनों की शादी करा देते हैं। वो अपनी कनपटी दबाते हुए बोले।
ये आप क्या कह रहे हैं? फातिमा सिर्फ 16 साल की है और उसामा 18 का। अभी तो इन दोनों ने अपना कैरियर बनाना है। बेगम, हज़ारों लाखों लोग शादी के बाद भी पढ़ते हैं। ये दोनों भी पढ़ लेंगे, कैरियर भी बना लेंगे, लेकिन ये शादी होनी ज़रूरी है। वो बच्ची मेरे घर मेरी पनाह में थी। आप उसामा को उसकी नींद पूरी कर लेने दें। अच्छा है साहबजादे का नशा भी उतर जाएगा, फिर उसे मेरे पास लेकर आएं। इसी वक्त इंटरकॉम बजा। नर्स आ गई थी। नौशाबा कमरे से बाहर निकल गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 1 और 2 मार्च की दरमियानी शब शदीद फायरिंग का तबादला हुआ था। दुश्मन मसलसल गोलाबारी कर रहा था। रात में नेज़ा पैर, जिंद रोड और बॉक्सर सेक्टर पर फायरिंग के चंद वाक़यात हुए थे, जिस पर पाक फ़ौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाक फ़ौज की जानब से की जाने वाली जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया था। पाक अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकन्ना और हिम्मत हमा वक्त हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार थी। इसी वजह से गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, उल्टा दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी थी। भारतीय फ़ौज की फायरिंग से 2 शहरी शहीद हो गए, जबकि 2 ज़ख्मी हुए थे। शहीद होने वालों में एक खतून भी शामिल थी। ज़ख्मियों को कोटली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। ये फायरिंग तत्तापानी जिंद रोड सेक्टर पर की गई थी, जिसका पाक फ़ौज ने खूब जवाब दिया। पाक फ़ौज ने दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया और फायरिंग के नीचे मेन पाक फ़ौज के 2 अहलकार भी शहीद हुए। गोलाबारी से नक्याल सेक्टर में जामे शहादत नोश करने वालों में हवालदार अब्दुल रौब और नायक खुरम शामिल हैं। बुज़दिल भारतीय अफवाज ने शहरी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी को अपना वतीरा बना रखा है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। दुश्मन को पाक फ़ौज और पाक फ़ज़ाइया मुसलसल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। भारत को भी अंदाज़ा हो गया है कि पाक फ़ज़ाइया के तैयारों और जानबाज पायलट मुकाबला करना और पाक आर्मी के जाले जांबाज जवानों से टकराना उनके बस की बात नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन ख़तरा अभी भी मुकम्मल तौर पर टला नहीं था। उसामा का सर दर्द से फटा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से अपने सर को दोनों हाथों में थामे हुए उठा तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उसने टटोलते हुए स्विच ऑन किया तो रात के 2 बज रहे थे। वो पूरा दिन सोता रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे किचन की जानिब बढ़ा। इरादा कुछ खाने का था। जैसे ही नीचे उतरा, सामने ही मम्मी और डैडी बैठे हुए थे। आप दोनों इतनी रात तक जाग रहे हैं? खैरियत तो है? किसी पार्टी से आए हैं क्या? वो इन्हें देखकर हैरानगी से बोला। मोहसन साहब सोफे से उठकर उसके करीब आए और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। डैड चेहरे पर हाथ रखे पीछे हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा बेटा कमिश्नर ऑफ पुलिस का बेटा, जिसको मैंने दुनिया की हर चीज़ बिना कहे मैसर की, इतना गिर जाएगा। मेरे ही भाई की बेटी का रेप। वो बात मुकम्मल नहीं कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? कैसी लड़की? मैंने क्या कर दिया? मैं तो शाम सुबह से घर पर हूँ। वो हैरानगी से बोला। नशा उतर चुका था, उसे कुछ भी याद नहीं था। मम्मी आप ही बताएं डैड को। देखें ये कितना गंदा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। वो नुशाबा से मुखातिब हुआ। नुशाबा ने सर्द निगाहों से उसे देखा और फिर सारी तफसीलात उसे बताईं। वो शौक के आलम में सुन रहा था। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर फातिमा के कमरे में ले गई। ये देखो, ये फातिमा तुम्हारे एहसन चाचू की ये फातिमा तुम्हारे एहसन चाचू की इकलौती बेटी। गौर से देखो क्या हाल किया है तुमने इसका। सुबह से बेहोश पड़ी है। डॉक्टर कहता है कल तक होश में नहीं आई तो नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। वो शौक की आलम में फातिमा को देख रहा था। ये वही लड़की थी जिसने पार्किंग में उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन उसका ये हाल कैसे हुआ? उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। बस इतना याद था कि शायद उसने फातिमा को ख्वाब में थप्पड़ मारा था। मम्मी मैं सच कह रहा हूँ,
मुझे नहीं पता उसका ये हाल कैसे हुआ। मैं तो नींद की गोली लेकर लेट गया था शायद। वाह बेटा वाह, एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और कहते हो शायद। नशा भी करने लगे हो। और ज़ाहिर है एक शराबी नशई को होश कहाँ होता है। वो तासुफ से कहती हुई बाहर निकल गई। उसामा उलझा उलझा अपने कमरे में आया। अब के उसने गौर किया तो ज़मीन पर लेडीज़ सैंडल पड़े थे। फर्श पर कुछ कांच की चूड़ियाँ टूटी पड़ी थीं और दरवाजे के नज़दीक कालीन पर सोने की चेन टूटी पड़ी थी। ओह मेरे खुदा, क्या वाकई मैंने। वो लर्ज़ उठा, तेज़ी से कमरे से निकलकर बाहर आया। मम्मी डैडी शायद अपने कमरे में जा चुके थे। वो सीधा उनके कमरे में गया। डैड मम्मी, आई एम सॉरी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। उसामा अभी यहाँ से चले जाओ। माफ़ी इस बच्ची से मांगो, अगर वो माफ़ कर देगी तो हम भी माफ़ कर देंगे। जाओ यहाँ से, वो सख्त लहजे में बोले। उसामा खामोशी से बाहर निकल गया। भूख प्यास सब मर चुकी थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा घिनौना फेल सरअंजाम दिया है। वो बुझे बुझे कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ा, फिर कुछ सोचकर फातिमा के कमरे में दाखिल हो गया। सामने ही तीखे नकूश वाली वो थप्पड़ वाली लड़की बेहोश पड़ी थी। उसकी घनी स्याह पलकें नम थीं, जैसा रोते रोते सो गई। चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान छपे हुए थे। तकिया पर स्याह सिल्की बाल फैले हुए थे। आई एम सॉरी कज़न, बट कुछ गलती तुम्हारी भी है। वो उसके चेहरे से लटें हटाते हुए बड़बड़ाया। बढ़ती हुई कशीदगी और दुश्मन के हमले रोकने के लिए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का क़याम पहले से ही अमल में आ चुका था। इन बेसिस पर हवाबाजों और एयर डिफेंस इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी पर मामूर अमला पूरी तरह चौकस था। पाक अफवाज की हिकमत अमली और पुरजोश जवाबी कार्रवाई की वजह से हालात कंट्रोल में आ रहे थे, लेकिन दुश्मन अभी भी सरहदों पर पूरी तरह नज़रें जमाए हुए था। मुश्किल वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ था। दुश्मन की जानिब से किसी भी जारियत से निपटने के लिए चौकस रहना ज़रूरी था। LOC पर गुज़िश्ता रात 24 घंटे में भारतीय फोर्सेस ने नेज़ा, पीर, पांडो, खंजर मुनव्वर, पटल और बॉक्सर सेक्टर्स पर मुसलसल वक्फा से फायरिंग की जा रही। पाक फ़ौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। फायरिंग से जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की मसल्ला अफवाज मुस्तैद और तैयार हैं। ये जंग अब सिर्फ सरहद पर मुहित नहीं रही थी। फोर्सेस के जवान हर लम्हा चौकस थे। कहा जाता है अल्लाह बुज़दिल दुश्मन से बचाए, लेकिन क्या किया जाए कि इस मुल्क खुदादाद का दुश्मन बुज़दिल ही नहीं बेगैरत भी था, जो रात की तारीकी में वार करने का आदी था। उसामा बेस पर लैंड कर चुका था। आज उसको चंद घंटे का रिलैक्स था। वो अभी आकर बैठा ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर अली का नाम जगमगा रहा था। किधर है यार? सोचा था बम्बर में है, तो एक आध मुलाकात तो हो जाएगी। मैं लंदन से आते ही सिर्फ तुझसे मिलने बम्बर आया, लेकिन अफसोस कितने मैसेजेस किए, तो लगता है मिलना ही नहीं चाहता। अली फ़ोन के उठते ही शुरू हो गया। यार मैं बिज़ी था, वो धीमे लहजे में बोला। मैं आंटी से मिलकर इधर आया हूँ। तू अब तक एक जगह पर ही ठहरा हुआ है। भूल जा यार, आंटी कह रही थी। 4 साल से तो घर नहीं गया। जितनी भी छुट्टियाँ मिली सब इसे ढूंढने में लगा दी। वो माँ है, तरस रही है तुझे देखने के लिए। अली तुझे हालात का पता तो है। चल कूल हो जा, आज मिलते हैं। ऐसा कर तू मीरपुर चौक आ जा, वही मिलते हैं। वक्त और जगह तय करके उसामा उठा। यूनिफॉर्म तब्दील करके यूनिट में बताकर वो बाहर निकल आया। मीरपुर चौक बम्बर का मशहूर चौक था। इस चौक का असल नाम लेफ्टिनेंट खलील शहीद चौक है। ये शहर के बिल्कुल दरमियान में है। इसमें एक बड़ा खूबसूरत चौराहा है, जिसके एक साइड पर दुकानें हैं और 3 अतराफ की तरफ रोड निकलती है। एक मीरपुर, एक गुजरात और एक समाहनी जाती है। उसामा चौक पर पहुंच चुका था और एक चाय के मशहूर खोखे पर खड़ा
अली का इंतज़ार कर रहा था। जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए वो चारों अतराफ देख रहा था। यहीं पे किस्त नंबर 2 का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको इसकी एंड स्क्रीन और इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।